मानो राजस्थान में सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। सबसे पहले बात सियासी घटनाक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने आज मीडिया के सामने राजनीति उठापटक पर खुलकर बात की। दूसरी बड़ी खबर बिजली चोरी की। अजमेर डिस्कॉम ने आज एक साथ कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। तीसरी बड़ी खबर रफ्तार के कहर की करेंगे। उदयपुर में बेकाबू रफ्तार की वजह से कई लोग घायल हो गए। चौथी बड़ी खबर चूरू में हुई महालूट की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 2 आरोपियों की तलाश तेज है। पांचवी खबर प्रदेश में पेयजल समस्या की। पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं और नेता सड़कों पर। ग्रामीण मटका फोड़कर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। सियासी घटनाक्रम पर भंवरलाल शर्मा ने कहा 2 महीने तक नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम फैसला लेंगे। मुझे मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में गुटबाजी है। गहलोत मेरे नेता थे और रहेंगे। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच आज वरिष्ठ कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सीएम गहलोत के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि गहलोत मेरे नेता थे और हमेशा रहेंगे। गौरतलब है कि भंवरलाल शर्मा पिछले साल सियासी संकट में मानेसर बाड़ेबंदी में शामिल थे, लेकिन बाद में उन्होंने सीएम गहलोत के प्रति अपना विश्वास जताया था। उन्होंने कहा कि मेरी भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी, लेकिन कई बार इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। बड़ा बयान देते हुए भंवरलाल शर्मा ने कहा कि कमेटियां बनाना लॉलीपॉप पकड़ाने की तरह है, जो मामले को शांत करने के लिए बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि मैं सचिन पायलट को भी नेता मानता हूं, लेकिन गहलोत उनसे भी ऊपर है। मुख्यमंत्री ने संघर्ष किया है और ये वैक्सीनेशन जो फ्री कराया है, मेरी समझ में निश्चित तौर से इसका श्रेय राजस्थान के मुख्यमंत्री को है। तो इन परिस्थितियों में मेरी तो सभी कांग्रेस भाइयों से और मेरे विधायक भाइयों से अपील है कि फिलहाल ये जो संघर्ष विराम है वो करें और बिना मतलब की बयानबाजी नहीं करें। मीडिया के सामने कोई किसी प्रकार की बात नहीं करें। ये कमेटियां बनाई जाती है, जांच आयोग बनाए जाते हैं, वो ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनाए जाते हैं। ये हकीकत है, मेरा अनुभव है। कोई अच्छा माने चाहे बुरा माने। मेरी समझ में जिस दिन जांच कमेटी बैठी थी उसी दिन मैं समझ गया था ये मामला ठंडा पड़ने जा रहा है। तो भाई फिलहाल कुछ होने वाला है नहीं और शांति से सबको मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी है। पायलट साहब को देखो, मैं पायलट साहब का भी सम्मान करता हूँ। पायलट साहब युवा नेता है, हमारे नेता है। पायलट साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये बनाओ और ये बनाओ। उन्होंने जो उनके साथ थे उन लोगों की जरूर पैरवी की। फिर मेरी समझ में कुछ छोटे लोग हैं वो बड़े पदों पे आ गए, जिससे पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। मेरी पायलट साहब से भी बात हो रही है, गहलोत साहब से बात हो रही है और मेरे साथियों से कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे भी बात हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव और विधायक रीटा चौधरी ने जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की मांग करने वालों को आड़े हाथों लिया। रीटा चौधरी ने कहा कि 2 साल से प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, इसलिए इस तरह की मांग का कोई तुक नहीं बनता। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इस पर अनाप शनाप बोलने से बचना चाहिए। हमारे न्यूज 18 संवाददाता इम्तियाज भाटी ने रीटा चौधरी से खास बातचीत की। सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। मैं समझती हूँ कि सब चीज़ें अपनी अपनी जगह ज़रूरी होती है। जो लोग सत्ता में मोह रखते हैं तो उनकी ये महत्वाकांक्षा रहती है कि जल्दी से राजनीतिक नियुक्तियां हो। जो मंत्री पद पाना चाहते हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि मैं मंत्री बनूं या मंत्री पद मिलना चाहिए, उनकी महत्वाकांक्षा है कि मंत्री परिषद का जल्दी विस्तार हो। मैं समझती हूँ कि ये सारा विशेषाधिकार हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का होता है कि कब उनको क्या करना चाहिए, और वो पूरी तरीके से तैयार भी है इस मामले में। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से, पिछले साल भी कोविड से हम लोग महामारी में हम लोग घिरे रहे और इस बार भी महामारी का प्रकोप रहा। राजस्थान में बहुत ज़्यादा फैला था ये। तो इस टाइम पर मैं समझती हूँ कि हम लोग अगर इस तरीके की बात अलग अलग ग्रुपों में बंटकर, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधायकगण हो, इस समय हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री जी का मदद करें। सारे सब लोग मिलकर यहाँ की राजस्थान की जनता की मदद करें। इस महामारी से हम लोग कैसे बच सकते हैं, लोगों को बचाया जा सके, हमारी तरफ से क्या हम लोगों को मदद कर सकते हैं। अभी तो ये ध्यान देने का, जैसे जिस तरीके से महामारी का प्रकोप कम हुआ है तो धीरे धीरे नियुक्तियों की बात भी आई है। और ऐसी बात नहीं है
माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जल्दी ही नियुक्तियां हो, जल्दी मंत्रिपरिषद का विस्तार हो, लेकिन तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। जो जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से सब काम होंगे। मुझे ये बेबुनियाद सी बात लगती है। वैसे सबका अपना सोचने का तरीका होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कितना जानदार और शानदार बजट इस बार सीएम साहब ने दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी अच्छी घोषणाएं और इतना कुछ हम लोगों को देंगे। और हम लोग जब भी गए, मैं तो अपनी बात करूंगी, और मैं समझती हूँ कि सब विधायकों को सब विधानसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ दिया है सीएम साहब ने। हम लोगों ने जो भी मांगा उन्होंने कभी मना नहीं करा। उन्होंने अपने मुंह से विधानसभा में भी ये कहा था कि मैं तुम लोग मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। और जिसका एक ही लक्ष्य होता है कि विकास कैसे हो, तो वो व्यक्ति जब सीएम पद पे पहुंचता है तो वो सोचता है कि राजस्थान को कैसे उन्नति के, प्रगति के पथ पर ले जाएं। तो मुझे ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा कि लोग ये अब दबी जबान से ये कहें बैठ के, एमएलए जैसे 3-4 एमएलए के मैंने वक्तव्य सुने कि हमारे काम नहीं हो रहे। आप कुछ मांगोगे नहीं तो कहाँ से होगा? कहते हैं ना कि माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती जब तक वो रोता नहीं है। तो हमें तो जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री से, काम मांगना पड़ेगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की समस्या उसको दूर करें। बहुत काम दिया। अब आप देख लो, मेरे छोटे से मंडावा विधानसभा क्षेत्र में तहसील आई, एसडीएम हेडक्वार्टर आया, पानी की बड़ी योजना आई, कॉलेजेस आई, कृषि अभी महाविद्यालय दिया, इतनी बड़ी योजना मेरे दी है। और अब ऐसे ही देख लो, नवलगढ़ में खूब काम हुआ है, आपके झुंझुनू में हुआ है। अब क्यों कहते हैं पता नहीं, सड़कें भी खूब आई हैं, लेकिन काम तो हो रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, कांग्रेस के नेताओं में आपसी दूरियां, सरकार के कामकाज पर सवाल भी उठाए। सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, मंत्रिमंडल विस्तार करने की हिम्मत नहीं है सरकार में। सरकार के गठन के समय ही जो पूर्ण बहुमत इनको हासिल नहीं हुआ था, और जिस प्रकार से इन्होंने तोड़ करके बनाने का प्रयास किया, जब कमज़ोर सरकार होती है तो सब प्रकार के समस्याएं सामने आती है। फिर इनका दोनों का ही 36 का आंकड़ा रहा पहले दिन से लेकर के, और फिर इनके आपस में संबंधों की दूरियों के कारण से ये 36 का आंकड़ा 36 ही रहा, ये 63 नहीं बना। और उसके कारण से पिछली बार आपने जो नाटक देखा, सरकार गिराने के 2 के इन्होंने लगाए थे, और अब की बार भी, क्योंकि उन सबको आपने कोहनी में गुड़ लगा रखा था, तो आपको मंत्री बनाएंगे, आपको अध्यक्ष बनाएंगे, इसको ये देंगे, उसको ये देंगे, तो उसके कारण से सब शांत होकर के उस समय तो आपके पक्ष में मतदान कर गए, और उसके कारण से सरकार टिक गई। लेकिन अब जो वातावरण उठ रहा है, मैंने बहुत बीच में भी कहा था कि ये सरकार चलेगी नहीं। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उस दिन ये सरकार टूटेगी। उसका कारण यह है कि आपने सबको खुश करने की जो नीति अपनाई वो कभी संभव है नहीं, और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ न तो बीजेपी को होगी न कांग्रेस को होगी। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करी राजस्थान की 7 करोड़ जनता, क्योंकि ऐसे हालात में प्रशासनिक तंत्र लुंज-फुंज हो जाता है, कोई काम करने की मानसिकता नहीं रहती, और सरकार आज जाए कल जाए, आज जाए कल जाए, इस वातावरण में सारे काम ठप हो जाते हैं। तो मेरा ये मान्यता है कि आपको विस्तार करना तो कर दीजिए, जो करना है तो कर दीजिए, कम से कम सरकार चलानी है तो ठीक प्रकार से चलाओ, नहीं तो फिर से मैंडेट ले। क्योंकि ऐसी स्थिति में नई सरकारें बनना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा गैप है कि उसे, और बन भी जाए तो चलना इतना आसान नहीं है। और ऐसी कमज़ोर सरकार, चाहे वो हमारी हो चाहे उनकी हो, उसमें सफ़र जनता ही करती है, प्रदेश ही करता है। तो वास्तव में अगर ये चला सकते हैं तो इनको एक प्रयत्न मंत्रिमंडल का विस्तार करके अपने लोगों को साथ जोड़ने का, और वो तो कोप भाजन में चले गए, 2 महीने तक हम कोप भाजन में रहेंगे, तो अब राजस्थान की जनता को भगवान भरोसे छोड़ गए, तो ये तो उनकी इच्छा है। मैं चाहता हूँ जो फैसला करना है, अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है तो मंत्रिमंडल का विस्तार करके सरकार को अच्छी प्रकार से चलाओ, और नहीं है तो चुनाव के लिए आगे बढ़ो। ये केवल और केवल जनता को दिखाने का जो मेरा असेसमेंट है, ये केवल और केवल गुमराह करने का एक सफू का छोड़ा है। जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, पार्टी के काम भी होंगे,
पर एक बार किस तरह से इस उबाल जो आ रहा है इसको ठंडा करने के लिए इन्होंने उफनते हुए दूध में पानी के छींटे लगाए हैं, जिससे थोड़ा दिन निकल जाए। कांग्रेस पार्टी में जूतों में दाल बंटने का क्रम जारी है। मुख्यमंत्री जी अब इतने असुरक्षित हो गए कि जिन माननीय विधायकों ने मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी थी, एक एक की मिजाज पुरसी करके उनको अपने पक्ष में बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि 2 महीने तक किसी से मिलेंगे नहीं, यानी मंत्रिमंडल के विस्तार से मुख्यमंत्री जी बचना चाहते हैं। यह संकेत स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री जी में हिम्मत नहीं है और विस्तार के बाद क्या हो सकता है, न जाने कब क्या हो जाए। ये वाक्य आज भी, ये ध्येय वाक्य आज भी कांग्रेस की हुकूमत का बना हुआ है। और जिस प्रकार सत्ता में बैठे विधायक मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं, सरकार के विरुद्ध बयान दे रहे हैं और सरेआम ये कह रहे हैं कि उनके काम नहीं हो रहे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी वर्ग हावी है, ये सिद्ध हो रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो समाप्त हो ही चुका है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी ये मानने लगे हैं कि इस सरकार के चलते ना विकास हुआ, ना उनका काम हुआ, ना जनता को जिन वादों के साथ उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने साथ किया था उन वादों को पूरा कर पाए। हर विधायक जो सत्तारूढ़ दल का है अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। ये असुरक्षा ये बता रही है कि इस सरकार के समय में आधी उम्र से ज्यादा सरकार की बीत गई, सारा विकास का काम ठहरा हुआ है, कानून व्यवस्था जर्जर है और हर चुनाव। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बसपा विधायक बैठक कर रहे हैं। विधायक संदीप यादव के आवास पर यह बैठक चल रही है। विधायक लाखन मीणा, जोगेंद्र सिंह अवाना भी इस बैठक में मौजूद हैं। दीपचंद खेरिया और राजेंद्र गुड़ा के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश से वर्तमान सियासी हालातों के मद्देनजर यह बैठक की जा रही है। तो संदीप यादव के आवास पर यह बैठक है। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर फोन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दिनेश, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। बसपा विधायकों का एक साथ आना, बैठक होना किस तरीके का इशारा कर रहा है? क्योंकि लगातार इन्हें उम्मीद है कि जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो इन्हें भी कोई ना कोई प्रोफाइल या पोर्टफोलियो जरूर मिलेगा, लेकिन पिछले काफी समय से कोई फेरबदल नहीं हुआ। क्या इसी के मद्देनजर ये बैठक की जा रही है? बिल्कुल, देखिए आसिफ, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। बसपा विधायक, क्योंकि जिस तरीके की प्रदेश की सियासत अभी चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, उसे लेकर ये काफी महत्वपूर्ण है। कल भी बसपा विधायक बैठे थे एक साथ, लेकिन कुछ विधायक कल की बैठक में मौजूद नहीं थे। तो आज नरबई से जो विधायक हैं जोगिंदर सिंह अवाना, वो भी आज यहाँ पहुंच चुके हैं जयपुर में, और आज वापस से जो है विधायक बैठने वाले हैं। जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसे लेकर किस तरह की रणनीति हो, जो बसपा से कांग्रेस में विधायक आए थे, उसे लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि ये जो विधायक है ये सीएम गहलोत के नेतृत्व में अपना विश्वास जो है वो व्यक्त करेंगे, प्रतिबद्धता जो है दोहराएंगे। कल भी जो हमारी बात हुई थी विधायकों से, साफ तौर पर इन्होंने कहा था कि सीएम गहलोत का साथ देने के लिए हम कांग्रेस में आए थे और हमारे काम भी जो है वो लगातार हो रहे हैं। तो और ये भी बात कही थी कि हम बिना शर्त के जो है वो कांग्रेस में आए थे, तो किसी तरह का विरोध जो है यहाँ पर नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की बात बसपा विधायकों ने भी कही थी कि ये जो है कार्य अब जल्दी होने चाहिए, क्योंकि 2.5 साल जो है वो गुजर चुके हैं राजस्थान में। तो इसकी मांग यहाँ पर दिनेश, इन बसपा विधायकों का जो विलय हुआ था कांग्रेस में, यही विरोधाभासी बयान है। मुझे याद है कि जब ये 6 बसपा विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे तो इन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा था कि वो बिना किसी पद या लालच के कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं, उन्हें किसी पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है। उन्होंने अशोक गहलोत में अपना विश्वास जताया, इसलिए वो आ रहे हैं। लेकिन जैसे समय गुजरता गया उनका अपने पोर्टफोलियो को लेकर जो है गाये बगाए बयान सामने आने लगे। तो कहा जा सकता है कि शुरू में जो कहा गया उसी का अब ये धीरे धीरे विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ ना कुछ वादे जो है वो जरूर किए गए होंगे उस टाइम जब ये आए थे, लेकिन अभी जो है विधायकों का ये कहना है कि हम बिना शर्त के जो है कांग्रेस में आए थे, सरकार स्थिर रहे इस वजह से जो है हम कांग्रेस का साथ देने उस वक्त आए थे। लेकिन
जो वादे हैं वो बिल्कुल दिनेश, बहुत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। बसपा विधायक फिलहाल एक विधायक के घर पर इकट्ठा हो रहे हैं, बैठक की जा रही है, क्या कुछ निकलता है नजर बनी रहेगी। अलवर के खैरथल कस्बे में एक होटल में खाने के पैसे के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े का वीडियो वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हेम सिंह बड़ाना के छोटे बेटे सुरेंद्र और उसके कुछ दोस्तों पर फिर गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ खैरथल थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले खैरथल के मातो रोड पर एक होटल में झगड़ा हुआ था। इसी के बाद हथियार लेकर सुरेंद्र और उसके दोस्त होटल संचालक को धमकाने पहुंच गए। पुलिस ने इस झगड़े का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद होटल संचालक के पक्ष में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शनिवार शाम को ठाकुर की हवेली होटल में चलने वाले स्टार बियर बार संचालक से कुछ लोग खाना पैक कराने पहुंचे। यहां लेन देन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर दोनों पक्षों के लोग हथियार लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। और शहर शहर चोर और बेखौफ बदमाश, 4 तस्वीरों में 4 वारदातों को देखिए। 3 मिनट में एक स्कॉर्पियो चोरी हो गई। हालांकि एक कंपनी से गोल्ड की डकैती करने वालों को पुलिस ने 3 घंटे में गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं 24 घंटे के अंदर शातिर सिलेंडर चोर भी पकड़ा जाता है। हालांकि एक मंडी में व्यापारी पर सरेआम फायरिंग करने वाले अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। और ये खबर बीकानेर से, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि चोरों ने खाजूवाला के वार्ड नंबर 2 में देर रात को घर के आगे खड़ी एक स्कॉर्पियो को 5 मिनट में चुरा लिया। चोरी की वारदात एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीकानेर में घर के आगे गाड़ी खड़ी कर अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी गाड़ी सुरक्षित है, तो फिर आपके लिए ये खबर सावधान करने वाली है, क्योंकि हो सकता है आपकी गाड़ी पर भी किसी की नजर लगी हो। गौर से देखिएगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई अंधेरी रात की इन तस्वीरों को। बीकानेर के खाजूवाला के वार्ड नंबर 2 का इलाका है ये। यहाँ वार्ड नंबर 2 सीसीबी चेयरमैन भागीरथ ज्याड़ी ने अपने घर के सामने स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी थी। रात के अंधेरे में करीब 2 बजे यहाँ एक स्विफ्ट कार आकर रुकी। इसमें से एक शख्स नीचे उतरा और फिर इधर उधर की रेकी करने के बाद जुगाड़ से स्कॉर्पियो को स्टार्ट कर लिया। जैसे ही स्कॉर्पियो स्टार्ट हुई, स्विफ्ट कार वहां से रवाना हो गई और स्कॉर्पियो स्टार्ट करने वाला शख्स भी स्कॉर्पियो लेकर वहां से फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि स्कॉर्पियो की चोरी में 5 मिनट भी नहीं लगाए इन शातिर बदमाशों ने। वो तो किस्मत अच्छी थी भागीरथ ज्याड़ी की, जो स्कॉर्पियो चोरी कर ले जा रहे बदमाशों से खाजूवाला दंतौर हाईवे पर 18 केजीडी के पास स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। भागीरथ ज्याड़ी की शिकायत पर पुलिस ने जब गाड़ी की तलाश शुरू की तो उन्हें वो गाड़ी हादसे वाली जगह क्षतिग्रस्त हालत में मिल गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में लगी है और इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कोटा सिलेंडर चोरी मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 24 घंटे में सिलेंडर चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में गैस एजेंसी के ऑटो से सिलेंडर चोरी होने की वारदात का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में से एक सिलेंडर चोरी करने वाला और दूसरा चोरी का सिलेंडर खरीदने वाला है। आपको बता दें कि कैनीपोल इलाके में जिस वक्त सिलेंडर डिलीवरी बॉय अपना ऑटो रोककर सिलेंडर डिलीवर करने गया था, उसी वक्त स्कूटर से आया एक शख्स मौका देखकर ऑटो से एक सिलेंडर निकालकर फरार हो गया। लेकिन सिलेंडर चोरी का ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया और फिर पुलिस ने इस वीडियो से सिलेंडर चोरी करने वाले शख्स का पता लगा लिया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने सिलेंडर चोरी करने वाले श्रीपुरा के रहने वाले कुणाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने चोरी का सिलेंडर खरीदने वाले सैयद आमिर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी का सिलेंडर भी बरामद कर लिया गया। और अब बात अजमेर की, जहां बच्चे के हाथों से मोबाइल चुराने वाला शातिर चोर गिरफ्तार हुआ।
जो लोग बच्ची के हाथों से मोबाइल छीन ले गए थे, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। सोचा था बच्ची के हाथों से मोबाइल छीनते उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन तीसरी नजर ने उन्हें पहचान लिया और पहुंच गए दोनों हवालात में। मोबाइल छीनकर फरार होने और पकड़े जाने की एक खबर अजमेर के रामगंज इलाके की है, जहां 3-4 दिन पहले 8 साल की एक बच्ची अपने घर की दहलीज पर मोबाइल देख रही थी। तभी गली में एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए और बच्ची के पास अपनी बाइक रोक दी। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स ने इधर उधर देखा और फिर वो बच्ची के हाथों से मोबाइल छीनकर बाइक से फरार हो गया। मोबाइल छीनते वक्त इन दोनों को लगा था कि इन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई और महज 48 घंटे में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ ही छीना हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। ये बच्ची के हाथ में से 2 लड़के मोबाइल छीन के भगे थे, जिसको पुलिस ने बड़ी तत्परता से 24 घंटों के दौरान अरेस्ट किया है और उसे मोबाइल भी बरामद कर लिया है। कार की चोरी, लूट और फायरिंग की तस्वीर तो आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं मंदिर चोरी की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर सीकर की है, यहाँ भगवान के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी तस्वीर झालावाड़ की, यहाँ चोरों ने बेशकीमती मूर्ति उठा ली। सीकर में चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने भगवान के घर सेंध लगाई और नकदी समेत दूसरा सामान पार कर गए। खबरों के मुताबिक मारू पार्क के पास बोलता बालाजी मंदिर में चोरों ने चोरी की। बता दें कि चोरों ने मंदिर परिसर में अलग अलग बने 4 कमरों के ताले तोड़े। हालांकि चोरों को ज्यादा नकदी नहीं मिल पाई, लेकिन जितना भी पैसा मिला वो लेकर फरार हो गए। इसके साथ साथ चोर यहां से अन्य सामान भी पार कर ले गए। ये कोई रात की घटना है। चोरी में तो कोई मैंने तो ज़्यादा सामान तो नहीं गया है। 5-7 हज़ार रुपये रोकड़ी और घी के डब्बे वगैरह छोटा मोटा सामान गया है। और ये चोर पहले भी 1-2 6 महीने पहले भी हुई थी यहाँ चोरी। ये पुलिस में अभी वो पुलिस वाले आए थे, उनको कंप्लेंट फ़ोन करके बुलाया तो वो देख के गए, मुकम्मल करके गए। अभी रिपोर्ट दर्ज करा के आऊँगा मैं उद्योग थाने में। बिजली चोरों के खिलाफ आज अजमेर डिस्कॉम ने बड़ा हल्ला बोला और एक साथ 5 जिलों में छापेमारी करते हुए करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी। दरअसल डिस्कॉम को कोरोना काल में बिजली चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर आज डिस्कॉम के एमडी वीएस भारती ने खुद इस रेड टीम को लीड किया और नागौर, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में एक साथ छापेमारी करते हुए 7 ट्रांसफार्मर जब्त किए, जबकि एक आरोपी टीम को देखकर पिकअप में ट्रांसफार्मर लेकर फरार हो गया। डिवीजन में चूँकि लॉस यहाँ की 14% काफ़ी टीम ने इन्होंने मेहनत की है और उसकी वजह से पूरा रामजीवनी जाखड़ साहब, एक्सिन साहब, शेखावत जी, इन साहब, इन लोगों के लॉस बहुत कम है। और अजमेर डिस्कॉम में आज हमने एक विजिलेंस का ड्राइव चालू किया है, जो पूरे दिन भर सभी अधिकारी विजिलेंस करेंगे इसका। उस पूरी टीम को, मेरे अजमेर डिस्कॉम की टीम को मोटिवेट करने के लिए मैं खुद पर्सनली आज यहाँ आया। जिले की भिवाड़ी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी हाईवे पर हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। इन 2 सरगनाओं को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया गया। फूलबाग थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने इस बारे में जानकारी दी। 2021 को 2 केंट्रा गाड़ी चोरी हुई थी फूलबाग चौक से। उसमें फिर दूसरे दिन और 2 गाड़ी और चोरी हुई, तो टोटल 4 गाड़ियाँ चोरी हुई थी। उनमें से 3 गाड़ियाँ बरामद हो गई है। जो अरमान और फखरुद्दीन है, बावला के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया है अभी। भीलवाड़ा में 2 जवानों को गोली मारने वाले संदिग्ध तस्करों की कार को पकड़ने के लिए कल नागौर पुलिस नाकेबंदी में लगी रही, लेकिन i20 कार में सवार संदिग्धों ने पहले चोरों की नाकेबंदी तोड़ी, फिर लाडनू के निम्बी जोधा में पुलिस जाब्ते को
रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी चकमा देकर भाग गए। इस कार में फरार तस्कर राजू फौजी और उसके साथी कार में सवार थे। फरार राजू फौजी और उसके साथियों को पुलिस तलाश कर रही है। डीएसटी के नागौर प्रभारी एएसआई बीडी शर्मा समेत 2 कांस्टेबल ने भी इस स्पेशल जांच का काम संभाल रखा है। बताया जाता है कि सुबह 11 बजे सूचना मिली थी कि i20 कार में सवार 3 संदिग्ध चूरू की नाकेबंदी तोड़कर लाडनू की तरफ आ रहे हैं। इस पर जिले के सभी थाना प्रभारियों को नाकेबंदी के आदेश दिए गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने अलग अलग जगह मोर्चा संभाला, लेकिन ये बदमाश पुलिस को छकाने में कामयाब रहे। धौलपुर की उमा नगर कॉलोनी में दहेज को लेकर नवविवाहिता से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़िता का नाम भावना है। आरोप है कि ससुराल वाले उससे और दहेज की मांग कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने महिला पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। महिला की शादी 29 जून 2020 में लोकेंद्र से हुई है। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले और ज्यादा दहेज की मांग को लेकर आए दिन मारपीट करते हैं और उसे परेशान करते हैं। महिला ने बताया कि उसे 24 मई को ससुराल वालों ने देव दर्शन के बहाने खुड़ीला गाँव ले गए, जहाँ उसके साथ मारपीट की। इस दौरान महिला घायल हो गई। उसे धौलपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित भावना के पिता ने बताया कि उसके शरीर पर पिटाई के निशान है और इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेरी बच्ची 29 जून 2020 में मैंने शादी की और किसके साथ? और लोकेंद्र के साथ शादी की और बारात विदा हुई और उस दूसरे दिन से मारपीट चालू कर दी उन्होंने दहेज के लिए। और उनकी सीमा अब बिन की मांग से ज़्यादा मैंने दहेज दिया और फिर भी लड़की को और हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जोगेंद्र अवाना से इस समय बात कर रहे हैं। सुनते वो क्या कह रहे हैं। साथ में आदरणीय श्री गहलोत साहब के साथ थे। कांग्रेस की सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोगों ने काम किया, पूरा प्रयास किया और आगे भी ये सरकार पूरा काम करेगी। पूरी ईमानदारी के साथ में श्री अशोक गहलोत साहब के साथ हम लोग रहेंगे। आज मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है आपका सीएम साहब से, सभी विधायक लोग जा रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। अभी विधायक साथी आ जाएं, अभी तो हम लोगों ने आपस में बैठ के चर्चा भी नहीं की और जैसे ही होगी आपको बताएंगे। तो ये हैं विधायक जोगिंदर सिंह अवाना जिन्होंने हमारे साथ में बात की। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।